नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना बीबीआई क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था जलालुद्दीन खिलजी, हम खिलजी वंश पढ़ रहे थे और खिलजी वंश में मैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बिल्कुल विस्तार पूर्वक कहानी के रूप में समाप्त कर चुका हूं। दोस्तों, जैसे अगर आपका कह सकते हैं खिलजी वंश चल रहा है, तो खिलजी वंश में आज हम महत्वपूर्ण शासक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सभी जानते हैं कि इसकी कहानी बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खतरनाक कहानी है। कह सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने दक्षिण भारत को जीता और उत्तरी भारत को जीत ही चुका था। और कह सकते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो उसकी जो महत्वपूर्ण कहानी हमें देखने को मिलती है, जो सबसे एक प्रमुख केंद्र में अगर हम देखें तो वो चित्तौड़ अभियान में देखते हैं, और पद्मावती से रिलेटिव जो भी कहानी है उस पर हम डिस्कस करेंगे बढ़िया से। उसी अलाउद्दीन खिलजी की हम क्या करेंगे, आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इससे पहले जब हम जलालुद्दीन खिलजी पढ़ चुके हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी हेडिंग न डाल के आज जो हम पढ़ेंगे वो अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी हेडिंग डाल लें, अलाउद्दीन खिलजी। इसकी अगर हम बात करते हैं 1296 से 1316 तक इसने क्या किया है दोस्तों, शासन किया है। दोस्तों, शासन अवधि को ना देखो और सिर्फ देखना है इसके अभियान। समय तो बहुत कम है, लेकिन दोस्तों इसने कुछ ही समय में बहुत ही कह सकते हैं कि आतंक मचा दिया था। दक्षिण भारत तक ये पहुंच गया था जीतते हुए। आज दोस्तों आपको वाकई में लगेगा आज बहुत बढ़िया कहानी मैं आपके बीच में लेके आया हूं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि आपको लगेगा कि हाँ बाकी में अलाउद्दीन खिलजी हमने पढ़ा है और कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी आएगी आपके सामने। तो इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी आगे ना निकालें और बिल्कुल आसानी से बहुत प्यार के साथ एक पेन ले लें और जहां आपको लगे लिखने के लिए वहां आप लिखते रहें और बाकी आप कहानी सुनते रहें। बहुत मजा आने वाला दोस्तों आज। सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी बात करूं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म हुआ था तो वो हुआ था 1266, कहीं कहीं 67 भी देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें इसी अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसके जो पिता थे उनका नाम अगर हम देखते हैं सिहाबुद्दीन इनके पिता थे, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे हम पहले पढ़ा चुके थे, उनके भाई थे। इसके साथ अगर हम बात करते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि से नवाजा जाता है, वो है द्वितीय सिकंदर। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं तो द्वितीय सिकंदर को ही कहा गया सिकंदर ए सानी। तो दोस्तों ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ हम इन्हीं बातों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों इसकी पहले हम देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कैसे कैसे हुआ है। देखिएगा कहानी बिल्कुल बहुत बढ़िया से समझना आप कि कहानी है क्या। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दो चीजें बड़ी खास मिलती हैं। एक तो इस व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं इस अलाउद्दीन खिलजी की, कि दो चीजों से बड़ा ही प्रेम रखता था ये। वो प्रेम क्या था देखिएगा दोस्तों, ये प्रेम रखता था, एक तो पैसे से बड़ा लगाव रखता था, कि जब इसे लगता था कि भाई इसके शौक बहुत ऊंचे थे, कह सकते हैं कि इतने बड़े शौक रखता था अलाउद्दीन खिलजी की, इसे पैसा इतना चाहिए था, इतना पैसा चाहिए था कि बहुत ज्यादा। अगर इसको कहीं भी ऐसा लगता था कि भाई कहीं कोई नगरी बड़ी सोने की नगरी है, उसको लूटना ही है भाई। दूसरा है ये महिलाओं की ओर बड़ा आकर्षित रहता था, और ऐसी महिलाओं की ओर ज्यादा आकर्षित रहता था जो क्या थी, अति सुंदर थी। अगर इस अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी को अगर पता चल जाए कि कोई महिला किसी राज्य में किसी भी राजा की है
और वो बहुत सुंदर है, कोई आके वर्णन कर दे अलाउद्दीन खिलजी से, तो भाई इसका अपहरण होना निश्चिंत है। सीधा बोलता था भाई उठा लाओ, और उठा के कहां ले आओ, दिल्ली। अब दोस्तों इसकी या तो ये आप खूबी समझ लीजिएगा या कमजोरी समझ लीजिएगा, या कह सकते हैं कि इसका एक प्रेम या लगाव समझ लीजिएगा। तो आप जान सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति शासक बनने आया, ऐसा व्यक्ति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब ये राजा बनेगा, अभी तो राजा नहीं बना है, राजा ना बनने से पहले बताते हैं कि 18 पत्नियां ये ला चुका था जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अब बताओ, 18 रानियों का अपहरण कर चुका था अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे शासक के बारे में दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ऐसे शासक का दोस्तों आज मैं राज अभिषेक कराने जा रहा हूं। तो सुनते हैं इसकी कहानी क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इसका राजाभिषेक कैसे होता है। बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक भी स्टेप नहीं निकालूंगा। आपको बिल्कुल जैसे मूवी चल रही है ना दोस्तों, जैसे मूवी देखते हैं हम, तो मूवी के हिसाब से चल रहा हूं मैं बिल्कुल। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले इसी अलाउद्दीन खिलजी का मैं कराता हूं राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कैसे कैसे होता है दोस्तों, और इसके क्या इसकी कठिनाइयां थी, क्या कठिनाई थी इसके शासनकाल में, वो राज्याभिषेक के बारे में आपको बताते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसी अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की क्या करी थी दोस्तों, हत्या कर दी थी। और जब हत्या करता है यही जलालुद्दीन खिलजी, तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब इसकी हत्या हो जाती है तो दोस्तों कुछ ऐसे लोग थे जो जलालुद्दीन खिलजी से बहुत अत्यधिक लगाव रखते थे। वो जलालुद्दीन खिलजी से अत्यधिक लगाव रखने वाले या इसके जो प्रिय हुआ करते थे वो कौन थे, तो वो थे सबसे पहले मंगोल। मंगोल बड़े ही लगाव रखते थे किससे, जलालुद्दीन खिलजी से। क्यों रखते थे, क्योंकि इसी जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों इसको सम्मान दिया था मंगोलों को, और इनके लिए एक नगर बसाया था, उस नगर का नाम था मंगोलपुरी। अब दोस्तों आप मुझे एक चीज बता दो कि ऐसे राजा को अलाउद्दीन खिलजी मारता है जिन्होंने की मंगोलों से मित्रता का हाथ बढ़ाया। क्या मंगोल शांत बैठेंगे? भाई एक क्रूरता से हत्या कर रहा, धोखे से हत्या कर रहा अलाउद्दीन खिलजी, तो एक तो भुने बैठे हैं कौन, चिड़े बैठे हैं बिल्कुल कौन, मंगोल। और दूसरी बात दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि यही अलाउद्दीन खिलजी जब सपने देखता है किसके, राजा बनने के, तो दोस्तों मैं इसकी बात बताना चाहता हूं। क्या जलालुद्दीन खिलजी के अभी कोई व्यक्ति हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जलालुद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन खिलजी था, इसका सबसे बड़ा विद्वान अगर बात करें, विद्वान बेटा, तो वो एक ही था, उसका नाम था, मैंने बताया था, अरकली खां। और दोस्तों ये अरकली खां मुल्तान में था उस समय। कहां पे था दोस्तों? जिस समय जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, हत्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो ये अरकली खां मुल्तान में मौजूद था। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात यही थी कि जलालुद्दीन खिलजी के मरने के बाद अगला जो राजा बनना था वो अरकली खां बनना था। लेकिन दोस्तों हत्या किस मकसद से की गई थी? हत्या तो इसी मकसद से की गई थी कि भाई सुल्तान कौन बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी बनेगा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी इतना चतुर व्यक्ति था, बहुत ज्यादा। दोस्तों इसने षड्यंत्र क्या रचा, क्योंकि ये अभी राजा नहीं बना, इसको अभी कुछ और भी करना है, जो किसके सामने बड़ी कठिनाइयां थी। कठिनाइयां सबसे पहली तो यही था, अरकली खां जो कि अलाउद्दीन से भी बड़ा योग्य था, बहुत प्रतापी था। इसी ने कह सकते हैं हातिम खां एवं मलिक सज्जू के विद्रोह का दमन किया था, और उनको बदायूं से बंदी बनाकर कहां लेके आया था,
दिल्ली लेके आया था। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो अगला जो सुल्तान का पद का दावेदार था, तो वो कौन था? सुल्तान के पद का दावेदार वो था अरकली खां। लेकिन इसी अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने एक चाल चली। वो चाल क्या थी? तो दोस्तों इसी अलाउद्दीन खिलजी ने एक चाल चली कि इसी जलालुद्दीन खिलजी की विधवा पत्नी मलिका ए जहां के छोटे पुत्र कुद्र खां, क्या नाम था? कुद्र खां। दोस्तों देखिएगा कितने बड़ी फूट डालने अलाउद्दीन खिलजी आ चुका है। अलाउद्दीन खिलजी ने यह दावा किया कि भाई जब तक अरकली खां जिंदा है तब तक तो मैं राजा नहीं बन सकता, जलाली सरदार मुझे नहीं मानेंगे राजा, क्योंकि मैंने अपने चाचा की हत्या कर दी है। और ये सबको पता चल चुका है। सपोर्ट में है अलाउद्दीन खिलजी के कुछ व्यक्ति, लेकिन सारे लोग सपोर्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है जब वो अपने चाचा को मार सकता है तो मार तो वो हमको भी सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इस अलाउद्दीन खिलजी ने एक चाल चली कि चाल क्या थी कि जलालुद्दीन खिलजी की विधवा पत्नी मलिका ए जहां के छोटे पुत्र कुद्र खां को, अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसी कुद्र खां को सुल्तान की क्या कर दी? घोषणा कर दी। सुल्तान की घोषणा कर दी और कहा कि भाई अब जो अगला राजा बनेगा वो मलिका जहां के नेतृत्व में काम करेगा। कौन? कुद्र खां। अब आप मुझे दोस्तों एक बात बता दो, राजा बनने कौन जा रहा था? अरकली खां। अब आप मुझे यह बता दो कि भाई बड़ा बेटा कौन है? अरकली खां। राजा कौन बनना चाहिए? अरकली खां। योग्य कौन है? अरकली खां। अब कुद्र खां बीच में एंट्री कर जाते हैं, किसके कहने पर? अलाउद्दीन खिलजी के। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि अरकली खां, देखिएगा दोस्तों, अरकली खां और मलिका जहां और प्लस किसके? अपने भाई कुद्र खां के बीच में यही अलाउद्दीन क्या करा देता है? मतभेद करा देता है। और देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसी चीज का फायदा उठाया और फायदा उठाने के बाद देखिएगा कि यही अलाउद्दीन खिलजी अपनी सत्ता को दोस्तों स्थापित करने के लिए दिल्ली के लिए क्या करता है? ये कूच करता है। दिल्ली के लिए क्या होता है? रवाना होता है। और जब दिल्ली के लिए रवाना होता है तो दोस्तों इस कुद्र खां के और मलिका जहां के कान खड़े हो जाते हैं कि भाई अभी तो घोषणा करके गया किसकी? कि मैं राजा बन जाऊं और कुद्र खां राजा बनेगा, मलिका जहां नेतृत्व में। और बताते हैं कि वो यहां से कूच करता है कहां के लिए? दिल्ली के लिए। और दोस्तों दिल्ली के लिए ऐसे कूच नहीं किया, यह दिल्ली के लिए ऐसे रवाना नहीं हुआ दोस्तों। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं कि जब यह रवाना हुआ अपनी कुछ सेना के साथ, तो बताते हैं कि सोना चांदी, क्या कह सकते हैं? सोना चांदी के आभूषण बखेरता हुआ ये दिल्ली के लिए रवाना होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोगों को लालच देता है। जो जलाली सरदार थे उनको लालच देता है, जो तुर्क वर्ग थे उनको लालच देता है। और देखिएगा सोना चांदी के आभूषणों को बखेरता हुआ अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली की ओर बढ़ता है, तो देखिएगा दिल्ली की ओर बढ़ता है तो बीच में मलिका ए जहां इसी चीज से क्रोधित हो जाती है और अपने छोटे बेटे कुद्र खां को दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है, सेना लेकर कुद्र खां अलाउद्दीन खिलजी को रोकने के लिए। इसीलिए कुद्र खां मदद मांगता है अपने बड़े भाई से, लेकिन बड़ा भाई तो वैसे ही बताते हैं कि इनसे क्रोधित था, इनसे मतलब घृणा करने लगा था। इसीलिए अरकली खां मुल्तान से नहीं आता है। और इस तरह से पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी और कुद्र खां के बीच छोटी सी लड़ाई होती है और इस छोटी सी लड़ाई में कुद्र खां की हत्या कर देता है यही अलाउद्दीन खिलजी। और इस तरह से बताते हैं कि यही अलाउद्दीन खिलजी का फिर से मुकाबला होता है अपनी विधवा चाची जिसका नाम था मलिका ए जहां। और मलिका ए जहां भी बताते हैं, मलिका ए जहां को बंदी बना लेता है और बंदी बनाकर दिल्ली लाता है। और दिल्ली लाकर बताते हैं कि इसके साथ विवाह कर लेता है। और विवाह करने के बाद इस तरह से क्या हो जाता है, इस
अलाउद्दीन खिलजी की चाल सफल हो जाती है। जो जलाली सरदार ऐसे थे, कुछ अलाउद्दीन खिलजी का समर्थन कर रहे थे और कुछ ऐसे थे जो अलाउद्दीन खिलजी का समर्थन नहीं कर रहे थे। और इस तरह से देखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हो जाता है। और ये दोस्तों मैं राज्याभिषेक बताना चाहता हूं कि जब ये राज्याभिषेक हुआ तो वो हुआ था 20 अक्टूबर 1296 में। 20 अक्टूबर 1296 ईस्वी में क्या होता है, इसी का राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन जाता है और उपाधि लेता है सिकंदर एसानी और स्वयं को कह देता है द्वितीय सिकंदर। दोस्तों अब देखते हैं इसके कुछ और खास बात। तो दोस्तों याद रखना है कि यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइएगा जलालुद्दीन खिलजी के किस पुत्र को घोषणा करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने राजा बनाने के लिए। तो सीधा बताना कुद्र खां। जलालुद्दीन खिलजी की विधवा पत्नी का नाम क्या था, मलिका-ए-जहां। मलिका-ए-जहां का विवाह अलाउद्दीन खिलजी करके कहां लाया था, दिल्ली लाया था। पूछा जाएगा कि मुल्तान का सूबेदार कौन था उस समय, तो अरकली खां था। और पूछा जाए कि बताइएगा इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 20 अक्टूबर 1296 ईस्वी में। दोस्तों आगे चलते हैं और क्या बात है इसके बारे में। अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी राजा बन चुका है और राजा बनने के बाद देखते हैं कि क्या भारी संकट अलाउद्दीन खिलजी पर होता है। दोस्तों अगर हम इसी की बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, कि अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता तो हत्या ली, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर बहुत भारी संकट थे। इसके ऊपर इतने भारी संकट थे कि बहुत ज्यादा। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें एक भय बहुत था, ये मरने से बहुत डरता था। इसे छोटी सी बात का, क्योंकि इसने प्रबंध ही ऐसा किया था। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसने अपनी सेना ऐसे गठित की, स्थायी सेना रखी और स्थायी सेना के बाद साथ अगर हम बात करते हैं तो इसी को नगद वेतन भी दिया और बताते हैं नगद वेतन दिया। इसके साथ अगर बात करते हैं तो इसी ने घोड़ा दागने की प्रथा चलाई। दोस्तों ये सारी काम इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के, अभी देखिएगा दोस्तों मैं अलग से बताऊंगा इन चीजों को, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि स्थायी सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नगद वेतन सैनिकों को किसने दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा किसने चलाई थी, अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन वो अलग पार्ट होगा जब मैं इसकी कुछ व्यवस्थाएं आपको बताऊंगा। सेना का गठन करने के बाद देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी को पैसा चाहिए, और पैसा कैसे मिलेगा, तो पैसा वही होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में वही देवनगरी है, और देवनगरी जो सोने की स्वर्ण नगरी के नाम से जानी जाती थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सामने बहुत अनेक समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या अगर हम बात करते हैं मंगोल बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं, एक तरह से भारी संख्या में दिल्ली में बस चुके हैं। क्यों बस चुके, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने इनको बसने के लिए नगर दिया है, उसका नाम था मंगोलपुरी। अब एक चीज बताओ दोस्तों, इसके सबसे बड़े शत्रु भी कौन है। अगर हम बात करते हैं इसके सबसे बड़े जो शत्रु हैं वो भी कौन है, शत्रु हैं मंगोल। सबसे बड़े शत्रु कौन है, मंगोल है। मंगोल क्यों है आखिर, भाई एक बात बताओ कि कोई व्यक्ति है जिसको कि आज तक घर में खाना पीना रहना सहना था ही नहीं। आज से पहले हम जंगल में रहते थे और पता चला भी किसी ने हमें आलीशान बंगला दे दिया, और पता चलता है कि आलीशान बंगला जिसने हमें दिया था, जिसने हमें सम्मान दिया था, उसी की कोई क्या कर दे, हत्या कर दे। क्या आप उस चीज को सहन करोगे, नहीं ना। तो ऐसे आप मुझे ये बता दो कि जब इनको पता है कि इनके राजा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने करी है, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो भाई सीधी बात है, ये तो सीधा बात इन्होंने ये कह दी कि जहां यो आदमी दिख जाए तुरंत खोपचे में ले लो भाई। और सीधी बात इसने भी ये कह दी कि जहां ये दिख जाए तुरंत इनकी हत्या कर दो। जहां भी ऐसा दिखे मंगोलों की एक खास बात और दोस्तों, मंगोल से टॉपिक अलग पढ़ाऊंगा। ये बहुत छोटे कद के हुआ करते थे मंगोल। इसकी अगर हम बात करते हैं
तो इनकी जो आंखें थी बाहर को निकली हुई रहती थी, मतलब बहुत मोटी मोटी आंखें थी, माथा बाहर को निकला रहता था इनका, मतलब कद तो छोटा ही था और इनका जो माथा था दोस्तों ये वाला, ये आगे को निकला हुआ था। इसके साथ अगर हम बात करते हैं, इनकी आंखें बाहर को निकली हुई रहती थी, बड़े भयंकर लगते थे देखने में, ये अलग से इनकी जांच हो जाया करती थी। इसीलिए इन्होंने यही कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने कि छोटे कद का काला अगर दिखे, और छोटे कद का काला और आंख बाहर को दिखे, तुरंत भाई मार दो इनको। इसीलिए इन मंगोलों के लिए इसी अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसने चलाई थी रक्त तलवार की नीति। मतलब कि तलवार के बल पर इनको मारो। और पता चलता है कि उधर अगर ये बात कर रहे हैं कि भाई इसने तो ये कह दिया कि मंगोल जहां दिखे मंगोलों को मारो, और इन्होंने ये कह दिया कि जहां यो आदमी दिख जाए कैसे भी हो बस टूट पड़ो भाई। अब अलाउद्दीन खिलजी मरने से तुम्हें पता पहली डर है। अब ये शौक कैसे खत्म होंगे, पूरे होंगे कि अगर मंगोल, तो भाई सीधी बात है, इन मंगोलों से बचाव करने के लिए इसने एक अलग सेनापति नियुक्त करा। उस सेनापति का नाम था जफर खां। और जफर खां को जो नियुक्ति करी थी वो सीरी के किले पर करी थी, सीरी के किले पर, क्योंकि मंगोल अधिकतम जो प्रवेश करते थे दोस्तों वो कहां से करते थे, किले से करते थे। तो इसी किले पर तलवार लेके बैठा था कुछ सैनिकों के साथ जफर खां, और जफर खां को सिर्फ यही कहा था कि भाई जहां ये दिखें उनकी हत्या कर दे, मंगोल भारत में प्रवेश ना कर जाएं, दिल्ली द्वार में प्रवेश ना कर जाएं। तो भाई इसीलिए अगर हम बात करते हैं, मंगोलों को सबसे अधिक जो मारता था, वो जो अधिक सबसे ज्यादा हत्या करी थी मंगोलों की, वो जफर खां ने करी थी। इसीलिए इसी जफर खां को कहा जाता है मंगोलों की आत्मा, मंगोलों की आत्मा। तो दोस्तों यहां से पूछा जा सकता है कि मंगोलों की आत्मा किसको कहा जाता है, तो दोस्तों साफ बताना कि जो मंगोलों की आत्मा कहा जाता है वो कहा जाता है आपके जफर खां को। आगे देखते हैं दोस्तों इसके अभियान, वो अभियान क्या क्या है। सबसे पहले अभियान देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए क्या चलेगा, लड़ाइयां लड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके अभियान की बात करते हैं, उत्तरी भारत अभियान। कौन सा, उत्तरी भारत अभियान। उत्तरी भारत अभियान में अगर हम सबसे पहला अभियान देखते हैं वो है गुजरात। और गुजरात अभियान की अगर हम बात करते हैं तो यह 1297। यहां का राजा था कर्ण बघेल। और दोस्तों इसी को हम देखते हैं कि भी अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, अभियान चला रहा है, और अभियान पहला कहां चलाता है, गुजरात में। तो गुजरात की आप कहानी समझो, गुजरात की कहानी क्या है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने, देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण रहा है आक्रमण करने का। बिना कारण के अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं भी आक्रमण नहीं किया। तो गुजरात पे ऐसा क्या कारण था, तो गुजरात का कारण मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो राज्य था दोस्तों, ये गुजरात एक तटीय राज्य था। गुजरात क्या था दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ये तटीय राज्य था। तो तटीय राज्य था, तो तटीय राज्यों में बताते हैं कि कुछ व्यापारी इधर से व्यापार करा करते थे। तो बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने व्यापारों को स्थापित करने के लिए गुजरात पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और गुजरात की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो व्यापारी गुजरात से रवाना हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के यहां से, तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत कहां पड़ती थी, गुजरात में पड़ती थी। और उनका कह सकते हैं उनका मार्ग कौन रोका करता था, कर्ण बघेल। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं समस्या थी, और ये कई बार चुनौती दे चुका था अलाउद्दीन खिलजी किसको, कर्ण बघेल को, कि आप या तो हमारे रास्ते का कुछ मार्ग छोड़ दीजिएगा या फिर आपको अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा। भाई कर्ण बघेल भी क्या है, एक बघेल वंश का राजा, वो तो इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास विशाल सेना है। बताते हैं कि 1.5 लाख से अधिक सेना लेकर भेज देता है कहां पर, गुजरात पर। जाओ पकड़ के लाओ किसको, कर्ण बघेल को। भाई कर्ण बघेल के लिए 1.5 लाख से अधिक सेना लेकर भेज देते हैं। कौन जाते हैं 1.5 लाख से अधिक सेना लेके, एक तो जाता है दोस्तों उलुग खां, इस अभियान के लिए सेनापति लिख रहा हूं, इस अभियान के लिए उलुग खां जाता है, और एक जाता है दोस्तों नुसरत खां। इन दोनों सेनापतियों को कहां भेजता है, इन दोनों सेनापतियों को भेजता है दोस्तों गुजरात के लिए। और भाई जब ये गुजरात पे जाते हैं आक्रमण करने के लिए, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना जिस समय प्रवेश करती है गुजरात में, तो बताते हैं
कि इतनी सजावट लग रही थी अलाउद्दीन खिलजी की, क्योंकि उनका हुलिया भी बदला हुआ था। हुलिया बदलने की प्रथा किसने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि एक ही यूनिफॉर्म में थी। मतलब सबकी ड्रेसें जो थी अलाउद्दीन खिलजी की एक हुआ करती थी, मतलब लगती थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना बाकी में जा रही है। तो बताते हैं कि यहां पर भाई कर्ण बघेल इस 1.5 लाख की सेना का बहुत कड़ा मुकाबला करता है। लेकिन दोस्तों कड़ा मुकाबला कहां तक कर्ण बघेल करे कि अलाउद्दीन खिलजी के पास तो विशाल सेना है। अलाउद्दीन खिलजी के नाम को सुनते ही लोग बताते हैं कि पसीना छूट जाया करते थे। यही कारण था कि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला कर्ण बघेल नहीं कर पाता है। और यही कर्ण बघेल गुजरात छोड़कर, अगर हम बात करते हैं गुजरात छोड़कर कहां चला जाता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। देवगिरी। कहां पहुंच जाता है? देवगिरी। मतलब कि इसने उत्तरी भारत ही छोड़ दिया। और दोस्तों यहां पर देखिएगा भयंकर लूटपाट की जाती है। कहां पर? गुजरात में। और पैसा इकट्ठा करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहां पर एक कहानी और बताना चाहता हूं। आपको लगेगा कि यार राजा भाग चुका है, राजा गायब हो चुका है। राजा गायब किसके साथ हो चुका है? राजा अकेला गायब नहीं हुआ। कर्ण बघेल, कर्ण बघेल जब देवगिरी भागता है तो इसी की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवला देवी। देवला देवी के साथ कहां रवाना हो जाता है? देवगिरी, दक्षिण भारत में। और जैसे ही राजा भागता है तो पूरी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देती है कि राजा भाग चुका है और गुजरात पर क्या कर लिया हमने? कब्जा कर लिया। ऐसी मतलब कह सकते हैं कि अफवाह फैला देते हैं उलुग खां एवं नुसरत खां। दोस्तों यहां पर और हम बात करते हैं तो जब कब्जा किया जा रहा था तो एक अपनी बहादुरी का यहां पर परिचय दे रहा था, अपनी एक साहस दिखा रहा था, अपने गुजरात को बचा रहा था, अपनी गुजरात की जनता को बचा रहा था, उन महिलाओं को बचा रहा था जो जोहर करने के लिए तैयार थी। उस व्यक्ति का नाम दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जब उलुग खां नुसरत खां ने यह अफवाह फैलाई कि गुजरात हम जीत चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी यहां पर लड़ रहा था इसी गुजरात में, तो दोस्तों उस व्यक्ति का नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर। अब आप बोलोगे कि भाई मलिक काफूर तो इसका सेनापति रहेगा आगे ये, तो दोस्तों कहानी सुनो ना, तभी तो पता चलेगा कि मलिक काफूर कहां से आया। तो मलिक काफूर देखिएगा गुजरात में कर्ण बघेल का बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति था। और कह सकते हैं कि ये कोई और नहीं था, एक किन्नर था। क्या था भैया? ये एक किन्नर के रूप में देखा जाता है इसको किताबों में। और किन्नर होने के बावजूद भी अपने गुजरात की रक्षा करता है। इसी बीच में देखते हैं कि उलुग खां नुसरत खां की यार राजा भाग चुका है और एक व्यक्ति किन्नर होकर भी क्या कर रहा है? अपने गुजरात की रक्षा कर रहा है। तो भाई ये दोनों बड़े प्रभावित होते हैं। और प्रभावित होने के बाद बताते हैं कि इन्होंने कुछ अपनी बातें कही कि आप ऐसे राजा के लिए लड़ रहे हो जो आपको छोड़कर चला गया, आप ऐसे राज्य के लिए लड़ रहे हो जो आपका कभी हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस मलिक काफूर को इन दोनों के द्वारा क्या बना लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। और बंदी बनाने के बाद दोस्तों मैं आपको और बताना चाहता हूं कि यहां से अकेला मलिक काफूर बंदी नहीं बनाया गया था, इन दोनों के द्वारा। इन दोनों के द्वारा देखते हैं कि इसी गुजरात से अगर हम बात करते हैं कि इसी गुजरात की महारानी थी जिसका नाम था कमला देवी। कमला देवी। अब कमला देवी की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है, ये एंट्री कैसे हुआ, इसको बंदी क्यों बनाया? तो दोस्तों इसको भी तो बंदी बनाया गया, तो मैं कोई और नहीं कमला देवी। कमला देवी इसी कर्ण बघेल की क्या है? पत्नी है। लो देख लो भाई, लुगाई को छोड़ के भाग गया कौन? यही आदमी। कर्ण बघेल अकेला भाग जाता है, सिर्फ किसको लेकर? अपनी पुत्री देवला देवी को देकर। वो कमला देवी को छोड़ जाता है और कमला देवी हाय हेलो ही करती रहेगी कि रुकिए रुकिए। कर्ण बघेल बोला कि अब ना रुकूं, अब तो सीधा जाऊंगा कहां? देवगिरी। भाई देवगिरी में जाकर शरण ले ली। और पता चलता है कि कमला देवी ने भी ये कहा कि बेटे जिस दिन हत्ते चढ़ेगा उस दिन तेरा भी काम तमाम होगा, आज तो तू मुझे छोड़कर चला गया। कमला देवी और मलिक काफूर को बताते हैं कि इन दोनों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। गुजरात को लूट लिया पूरा, गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। यह पहला अभियान बता रहा हूं दोस्तों मैं। पहला अभियान उत्तरी भारत का गुजरात राज्य पर था 1297 ईस्वी में। और यहां से 2 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया। बताते हैं कि अथाह धन यहां से मिलता है दोस्तों। इस अभियान से दोस्तों अगर हम बात करते हैं अथाह धन, अथाह धन की क्या हो जाती है दोस्तों? यहां पर
प्राप्ति होती है। और भाई जब प्राप्ति होती है तो अलाउद्दीन खिलजी को सूचना मिल चुकी थी कि उसके दो सेनापति जो थे उन्होंने गुजरात पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है और वहां के लोगों को गुलाम बना लिया है। तो अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत ही खुश था कि भाई धन मिल रहा है, बहुत पैसा मिलेगा, बस यही तो पता था अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को कुछ और नहीं पता था। वो सुनिएगा क्या था दोस्तों। अब देखते हैं भाई, ध्यानपूर्वक सुनना, यहां कहानी थोड़ी सही से है, देखिएगा। सीताराम। जब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं गुजरात से बंदी कौन बनाए गए थे? कमला देवी और मलिक काफूर। और भाई जब ये व्यक्ति बताते हैं कि कहां लाते हैं इन दोनों को बंदी बनाकर, कहां लाते हैं? दिल्ली में। इन दोनों व्यक्तियों को दिल्ली में लाते हैं दोस्तों। और तो दिल्ली में कौन बैठा है? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिएगा, इन्हें को तो अगर हम बात करते हैं तो इसको तो सिर्फ यही पता है कि धन की प्राप्ति हुई है दोस्तों। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि जब नुसरत खां, उलुग खां दरबार में आते हैं, जब एंट्री करते हैं, तो भाई एंट्री करने के दौरान जब दिल्ली में पहुंचते हैं तो सबसे पहले उपस्थित करता है नुसरत खां किसको? मलिक काफूर को। और ये कहा कि ये ऐसा व्यक्ति है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि नुसरत खां ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने जब पेश किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने जवाब मांगा कि भाई ये व्यक्ति कौन है। तो बताते हैं कि यहां पर नुसरत खां ने एक ही जवाब दिया कि इस उत्तरी भारत या दक्षिणी भारत में अगर कोई आपके बाद योग्य कोई आता है या कोई विश्वास पात्र व्यक्ति है तो वो कौन है? वो मलिक काफूर है, जो कि आपकी सेवा में हमेशा गुलाम के रूप में ही काम करेगा। तो बताते हैं यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों इसी से खुश हो जाता है। मलिक काफूर कुछ अपनी बातें बताता है तो मलिक काफूर से इतना प्रभावित होता है। प्रभावित होने का मुख्य कारण यही था क्योंकि इसने ऐसे नहीं लिया, इसका टेस्ट लिया होगा भाई, पेपर दिया होगा मलिक काफूर ने। तो इसीलिए बताते हैं कि मलिक काफूर को एक उपाधि प्रदान करता है। याद रखना ये उपाधि, वो उपाधि का नाम है हजार दिनारी। हजार दिनारी। अब भाई यहां पे देखिएगा, एक बताते हैं कि नुसरत खां ने एक ऐसा महान व्यक्ति दे दिया किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी के टेस्ट में भी कौन हो गया? ये पास हो गया। तो भाई सीधी बात है, यही बात हुई कि नुसरत खां आदमी तू भाई बहुत बढ़िया है कि पैसे के साथ साथ एक ऐसा योग्य व्यक्ति मेरे दरबार में पेश किया कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है भाई। अब इस भाई के सामने कुछ डेढ़ घंटे बाद एक उपस्थिति और होती है, और वो उपस्थिति क्या होती है? कमला देवी की। तो महाराज रुको, अभी तो मलिक काफूर देखा है आपने, अभी तो और सीन देखिएगा। अब सीन वो क्या था? वो था कमला देवी का। कमला देवी भाई इतनी अति सुंदर महिला, इतनी अति सुंदर महिला की भाई देख के भी होश उड़ रहा आदमी के कि भाई कर्ण बघेल तो पागल ही है जो छोड़कर चला गया, अगर कोई और व्यक्ति होता तो भाई ना भागता। इसे तो देख के होश उड़े ही उड़े। लेकिन जब नुसरत खां ने कहा कि महाराज अभी तो कुछ और भी उपहार आपके बीच में पेश करना चाह रहा हूं, तो वो उपहार क्या था? वो उपहार देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मेरे सामने पेश करो कि वो उपहार क्या है। तो जैसे ही चिल मिलाती हुई कमला देवी दिल्ली के दरबार में पेश होती है तो भाई इस आदमी की आंख फटी की फटी रह गई कि भाई ये कमला देवी है कोई और ही है। अब देखे भाई कि यो क्या चीज है। अलाउद्दीन खिलजी को गस्त खाए के गिरने को तैयार। नुसरत खां यू क्या चीज लाया तू? बोले कि महाराज यो ही है, बस यो ही मिली है। नु कहां से लाया? नु गुजरात से लाया हूं। तो आजा बेटे, तुझे तो आज मैं उपहार दूंगा। कमला देवी भाई मिस वर्ल्ड ऐसी लगे कि भाई अलाउद्दीन खिलजी देखे ही देखे, और कमला देवी बेचारी शर्मावे कि बस इसे शर्म ना आ रही, बेशरम को देखे जा भाई। अब एक बार बताओ, किसी लौंडिया की तरफ को तुम देखते ही रहो और निगाह ना हटाओ तो भाई वो भी नु कहेगी बड़ा बदतमीज है यार।
तो वही बदतमीजी कौन कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को इतना प्यार हो गया इससे, कमला देवी से इतना प्रेम हो गया कि भाई इसके लिए तो कुछ भी करने को तैयार है। अलाउद्दीन खिलजी बोले कि भाई जो भी है बस यही है, अब तो छोड़ दो सब अभियान, जो भी अभियान है यही है। अब कमला देवी बेचारी क्या करे, राजा तो भाग चुका, उसका तो कर्ण बघेल तो भाग गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा भाई। तो भाई इस भाई ने जैसे तैसे करके कमला देवी को प्रपोज कर दिया कि भाई अब बता क्या सीन है। कमला देवी भी भाई प्रभावित होगी अलाउद्दीन खिलजी से, और पता चलता है दोस्तों यहां पर कि अलाउद्दीन खिलजी ने इससे क्या कर ली, शादी कर ली आजा खोपचे में। और कमला देवी को बताते हैं कि इसी समय दोस्तों, इसी कमला देवी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसको एक उपाधि प्रदान करता है इसके सौंदर्य को देखकर। वो उपाधि थी मलिका ए जहां। मलिका ए जहां, वो नहीं जलालुद्दीन खिलजी वाली नहीं, इसको उपाधि दी गई मलिका ए जहां। जय है मलिका ए जहां। दोस्तों मलिका ए जहां की उपाधि देता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब एक राजपूत महिला और उसको एक मुस्लिम नाम से अलाउद्दीन खिलजी पुकारने लगे। कमला देवी को छोड़े और भाई सिर्फ यही बोले दरबार में, मलिका जहां कहां, मलिका जहां कहां, मलिका जहां कहां। भाई पता चला कि कमला देवी बड़ी परेशान, बोले कि यार उत्ती का रोज इनू ही बोलता रहे मलिका जहां मलिका जहां, पर राजपूतों से क्या पता मलिका जहां क्या हो। अब तो भाई पूरे दिन मलिका जहां, 24 घंटों अलाउद्दीन खिलजी मलिका जहां डकरावे, और मलिका जहां बेचारी बड़ी परेशान कमला देवी की, बोले कि यार यो किसका मतलब क्या है। एक दिन भाई जैसे तैसे करके इसी कमला देवी ने अर्थ पूछ लिया कि साहब महाराज सुल्तान आजम, मुझे ये बता दो कि आप मुझे 24 घंटे मलिका जहां बोलते हो, इसका अर्थ तो बता दो। बावली हो गई, इसका अर्थ ना पता तुझे? नाजी मुझे ना पता। तो सुन, मलिका जहां का अर्थ होता है स्वर्ग की अप्सरा। क्या अप्सरा मतलब? स्वर्ग की अप्सरा। तो इस स्वर्ग की क्या है, इस जहां की क्या है? अप्सरा है। तो सबसे अधिक सुंदर है। अब तो होश उड़ गई कमला के भी, बोले कि जी ऐसे है और क्या। तो जी अब तो 10 बार का 150 बार ऐसी ऐसी बोलते रहे मलिका जहां, ये कोई दिक्कत ना। और ये टसन में हो गई मलिका जहां कमला देवी जी, जैसी मलिका जहां बोले तो इसके भी कान खड़े हो जाए। अब तो भाई मैं हूं एक विश्व मिस वर्ल्ड। अब देखिएगा दोस्तों, इतनी कहानी हो जाती है, और इतनी कहानी हो जाने के बाद दोस्तों कि यही कमला देवी मांग करती है किसकी? वही कर्ण बघेल की, कि मैं तुमसे प्रेम तब करूंगी जब आप किसको बंदी बना के लाओगे। अपनी वीरता का परिचय अगर देना है तो उस कर्ण बघेल को मेरे कदमों में लाकर गिरो। तो अलाउद्दीन खिलजी सोचा कि भाई जो भी नई आपदा आई गई, एक आपदा कटी ना एक दूसरी तैयार खड़ी कर दे, मजबूरी है भाई लाना, ना लाएगा तो दोहरे थोड़ी आन देगी। तो भाई वही कमी थी। और दोस्तों इस कहानी को मैं आगे आपको बताऊंगा, क्या कर्ण बघेल दिल्ली लाया जाएगा, क्या कर्ण बघेल से मुलाकात होगी कमला देवी की या नहीं होगी। दोस्तों इसके साथ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा, और वो नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।